हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया गेट बाय नंदिनी शर्मा। आशा है कि आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप 60 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं इस ईकेटी पेपर में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम ईकेटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईकेटी का पेपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हैं तो वहाँ पर केवल आपको प्रीवियस ईयर, बहुत ही ओल्डेस्ट प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिल जाएगा, जो कि वो दोनों सैम्पल पेपर हैं और कहीं भी आपको जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो इस सिचुएशन को जानते हुए मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, उसके हिसाब से और आपके कुछ फीडबैक मैसेजेस के अकॉर्डिंग मुझे कुछ एनालिसिस हुआ कि ये इस टाइप के ईकेटी में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बेसिस पे ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है। ये आपका पहला पार्ट है। डे बाय डे आपको और भी पार्ट मिलते जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन फाइंड द रिपीटेड लेटर इन वर्ड। यहाँ पर देखिए आपके चार ऑप्शन दिए A, B, C एंड D। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं। यह हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो यहाँ पर टोटल 11 लेटर दिए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, सो ये पूरे 11 लेटर आपके दिए हुए हैं। अब हम हर एक के लेटर के कितने बार अक्रेंस है उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर N हमारा 2 बार आया है, I हमारा 3 बार आया है और T 3 बार आया हुआ है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि R की वैल्यू हमारी 6 है और यहाँ पर जो R की वैल्यू है सभी क्या है, डिफरेंट है, ना कि सेम है। इसलिए हम लोग परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन गिवन नंबर ऑफ R वैल्यूज। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ सभी R की जितनी बार अक्रेंस हुई हैं उनकी वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। हमें पता है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, और हमारे फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इस हिसाब से जब हम काउंटिंग करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर Pn, R इक्वल टू क्या आएगा, आंसर C हमारा करेक्ट है। ठीक, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। हाउ मेनी permutation of letter A, B, C, D, E, F, G, H contains the string A, B, C। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C, D। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो पूछा है कि हमें स्ट्रिंग हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ क्या होता है, लेटर्स होते हैं। तो ये हमारे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो ABC हमारा एक हो जाएगा, D हमारा दूसरा हो जाएगा, E हमारा तीसरा, F हमारा चौथा, G हमारा पांचवा और H हमारा छठा हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल हाउ मेनी फैक्टोरियल, दैट इज योर 6 फैक्टोरियल। अब हम 6 फैक्टोरियल को जब कैलकुलेट करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आंसर आ जाएगा हमारा, तो हमारा परम्यूटेशन ऑफ लेटर A, B, C, D, E, F, G, H का हो जाएगा 720। तो 720 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन D है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ f of z इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर माइनस 1, देन व्हाट आर सिंगुलर पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेसिड्यू। ओके, तो ये आपके लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड है।
यहाँ पर हम लिमिट को यूज करके इसका निकालेंगे और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो आप इन सब क्वेश्चन को ये मत सोचिए ये लाइटली है, नहीं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो देखिए, पहले तो आप ये रेसिड्यू का फॉर्मूला याद कर लीजिए, लिमिट z टेंड्स टू z0 और z0 where z0 is your initial value. Okay, now here z minus z0 into function of z. Okay, ये आप याद रखिएगा। ठीक, अब हम पहले यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, हमारे सिंगल पॉइंट्स निकालते हैं। तो हमें पता है इसमें गिवन दिया हुआ है हमारा कि z स्क्वायर -1 इज इक्वल टू ऑलवेज 0 होता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारे z की वैल्यू आ जाएगी +-1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू और सिंगल पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे +-1 हो जाएंगे। अब हम आते हैं रेसिड्यू फॉर z0 इक्वल टू 1। ओके, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ये वाली लगाएंगे। ठीक, अब यही सेम फॉर्मूला हम लगा के क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ इनिशियल z0 इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर z0 इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें एक ये इक्वेशन निकल के तैयार हो जाएगा। और बाद में अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा कौन सा इक्वेशन तैयार हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद से हमें आंसर मिल जाएगा रेसिड्यू एट पॉइंट z इक्वल टू 1। तो हमें आंसर मिलेगा 1/2। मीन्स हमें पहला तो मिल गया कि पहला हमारा 1/2 होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। ठीक, इस तरह से बी और सी तो हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरा रेसिड्यू निकालने के लिए, जहाँ इनिशियल वैल्यू ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। अब सेम क्या करेंगे, हम लोग रेसिड्यू फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे क्या आंसर आएगा, आंसर हमारा आएगा -1/2। मीन्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा रेसिड्यू 1/2 और -1/2 निकलेगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द आइगन वैल्यू ऑफ ए, that is your matrix 1 2 4 3 are 5 and -1. Then eigenvalues of -2a plus 3i, where i is your 2:2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, क्योंकि बहुत ही इजी है, आप लोग समझ में आ रहा हो कि बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारी लैम्डास मीन्स आपका आइगन वैल्यूज दिया हुआ है, आइगन वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ओके, तो लैम्डा 1 की वैल्यू 5 दिया है, लैम्डा 2 की वैल्यू -1 ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू हम CH थ्योरम हमें पता है कि द वैल्यू ऑफ ए मीन्स मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारी लैम्डा के इक्वल होगी। तो आप हमारा ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, बस इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। पहले लैम्डा इक्वल टू 5 रखेंगे जो कि दिया हुआ है, और फिर इक्वेशन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -7। फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे, तो फिर दूसरी इक्वेशन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था इसका, बस आपको थोड़ा लॉजिक आपका बिल्डअप होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा आइगन वैल्यू से रिलेटेड है और हमें इसमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स M की जो आइगन वैल्यू हैं दिए हुए हैं ऑलरेडी, 15 3 एंड 0 ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक, और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं।
अब हमें यहाँ पर थोड़ा लॉजिक बिल्डअप करना है, और एक प्रॉपर्टी होती है हमारी मैट्रिक्स की कि हमारे जो डिटरमिनेंट होते हैं वो हमारा इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एज ए शॉर्टकट मैं आपको ये बता सकती हूँ। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है फिलहाल। तो अगर हमें पता है कि हमारा जो डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जस्ट हर एक आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 इंटू 3 इंटू 0 इक्वल टू वॉट, डेट इज योर 0। सो सिंपली से दैट योर आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट इज 0। अगर आप कभी भी देखिएगा कोई भी मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू 0 आ रहा है तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक, एटलीस्ट 1 0 अगर हो रहा है तो वहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स होता है, और स्केलर मैट्रिक्स अगर ये है तो हमारा जो डिटरमिनेंट होगा ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज के होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट से याद होने चाहिए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डॉट ए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं कौन कौन से हैं, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अगर आपको ये दोनों सब कुछ पता है तो आप ये चुटकियों में आंसर सॉल्व करके दे सकते हैं, आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि हमें पता ही है कि ईकेटी पेपर में हमारे पास बहुत ही लेस टाइम होता है, इसलिए ये बस लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकाल पर हमारी वैल्यू क्या आई, 1 आई। 1 मतलब कि ये हमारा किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमें पता है अगर इसका डिटरमिनेंट 1 है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स। अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स हमारा ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट ऑफ दिस को हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हाँ, कर दिया। इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वैलिड है। ठीक, इस फॉर्म में करने के बाद से इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये सब प्रिपेयर किया है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से याद होगा। अब हमें पता है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। बस हमें क्या करना है, यही सेम चीज़ पुट कर देना है। और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे यहाँ क्या है, 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1। सो आंसर हमारा क्या होगा, सिंपली ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, आपको देखने में लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये सब नहीं, लेकिन ये हमारा बेसिकली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर पे हमारे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 + 3i - i 4 - 3i, ये सारे 4 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के। अब हमें पता है कि i की वैल्यू हमारी क्या होती है, √1 होती है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसमें इनवर्स ऑफ p। अब हम यहाँ पर एक तो आपका स्टैंडर्ड मेथड है कि आप स्टैंडर्ड मेथड के अकॉर्डिंग आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए, फिर डिटरमिनेंट निकालिए, फिर उसके आगे आगे सब करते जाइए। ठीक है, एडजॉइंट निकालिए, ठीक, ये सब होता है। लेकिन अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ जिससे आप इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं सीधे सीधे इसके सोल्यूशन पे। ठीक, तो हमें पता है कि जो एडजॉइंट होता है मीन्स इन्वर्स होता है, इन्वर्स ऑफ पी या किसी मैट्रिक्स का हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन डिटरमिनेंट होता है। ठीक, अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स अगर 2/2 का है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल वर्ड, हमारा मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है, हमेशा इस फॉर्म में होता है, A11 A12 A21 A22। ठीक, और इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें इन दोनों को इंटरचेंज कर देना होगा। ठीक, फिर हमारे
ये और ये एलिमेंट होते हैं उसमें बस केवल माइनस लगा देना है, ठीक, और कुछ नहीं करना है, बस इतना सिंपल सा काम करना है। उसके बाद आप सीधे अपना एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक, किसी भी मैट्रिक्स का अगर वो 2x2 का है, ठीक। अब सिंपल है, पहले क्या करेंगे, इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे क्योंकि ये जरूरी है। डिटरमिनेंट निकाले तो हमें इसका डिटरमिनेंट क्या मिल गया, हमें 24 मिल गया। अब हमें पता है कि यहाँ आई आया तो आई स्क्वायर इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू गिवन है हमारे यहाँ पर, ठीक। अब उसे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हम यहाँ पर आसानी से पा लेंगे। अब सिंपली क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें यही तो पूछा ही है कि हमारा इसका क्या है, तो यहाँ पर P इनवर्स निकालना था 1/24, दैट इज योर डिटरमिनेंट, एंड यहाँ पर हमारा एडजॉइंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है P और उसकी सामने वैल्यूज दी हुई हैं। अब हमें क्या फाइंड इसमें करना है, हमें फाइंड करना है आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इन जस्ट सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इस प्रॉपर्टी का, सिंपल सा ये प्रॉपर्टी है कि हमारे जितने भी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होते हैं। तो हम सबसे पहले हमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनको ऐड करेंगे। तो हमारे कितने डायगोनल एलिमेंट हैं, 2 है, 3 है, -2 है, 4 है, इनको ऐड किया तो हमें कितना मिला, 7 मिला, ठीक। अब जब हमें डायगोनल एलिमेंट का समेशन 7 मिल गया तो हम सीधे अपने ऑप्शन पे आएंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करेंगे। तो यहाँ पर डी में तो कुछ नहीं है, नन है। सी को हम कंपेयर करेंगे कि ये अगर हम ऐड करते हैं तो क्या ये 7 के इक्वल होगा, तो फिलहाल तो ये 7 के इक्वल नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं बी पर। बी को हम फिर जितने भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करते तो क्या ये 7 के इक्वल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हम ऑप्शन ए पर आते हैं और ये ऐसे भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है और जब हम इसे ऐड भी करते हैं तो हाँ ये हमारे किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, मीन्स ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, ठीक। तो कभी कभी हमें ऑप्शंस का सहारा लेकर भी अपने आंसर्स फाइंड कर लेने होते हैं, ठीक। बस सेम यही प्रोसेस आपको अपनाने होते हैं। अब हमारा दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक। और मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 4 ऑप्शन से दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहले तो हम लोग यूज़ करते हैं अपना स्टैंडर्ड मेथड, कि जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना होता है। हर एक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को फाइंड करो, फिर एक्लन फॉर्म लगाओ या फिर अदर कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं। फिर उसके हिसाब से आप मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद से आप क्या करते हैं, रैंक को फाइंड करते हैं। अब ये मैसेज जो मेथड है बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक ही में इतना टाइम नहीं होता कि इतना लॉन्ग मेथड हम अप्लाई करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जस्ट दूसरे मेथड पे आएंगे। दूसरा मेथड क्या है कि सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स को देखेंगे कि कोई भी रो एक दूसरे के इक्वल ना हो। तो यहाँ पर देखो हमारा जो पहला रो है और तीसरा रो है एक दूसरे के इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे कि हमारा रैंक जो है वो 3 तो हो नहीं सकता है और 3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता क्योंकि मैट्रिक्स 3/3 का है। तो हम सीधे दूसरा अप्लाई करेंगे कि हमारा क्या मैट्रिक्स 2/2 हो सकता है रैंक। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब जब डिटरमिनेंट निकाले तो ये वैल्यू क्या है, -2 है, मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक। जब ये इक्वल टू 0 नहीं है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि क्या, कि हमारा जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारा। अब हम इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If A is a skew-symmetric matrix of odd order, then the determinant of A is dash. यहाँ 4 ऑप्शन है, ऑप्शन A -1, ऑप्शन B 0, ऑप्शन C 1 एंड ऑप्शन D are real number। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इक्वल टू होता है -A, मीन्स उसी मैट्रिक्स का निगेशन के इक्वल होता है। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। बट क्वेश्चन में हमसे कुछ और ही पूछा है। देखिए अगर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा।
तो उसका डिटरमिनेंट हमारा हमेशा 0 होता है। ठीक, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए और ये हमारी स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि आप सभी को सभी क्वेश्चन सही से समझ में आ चुके होंगे और आपको कुछ आइडिया आ ही गया होगा कि इस तरह के 3-4 सालों से क्वेश्चन एफकैट में पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रश्न है तो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग।